नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली में हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा एक बार बता देता हूं आपको। उच्च शिक्षा प्रणाली में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं क्या भाई? तो उच्च शिक्षा प्रणाली में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है आपका उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, लगभग इसकी आपकी 3 वीडियो आ चुकी है। इसके बाद मैंने आपको जो पढ़ाया था इसके बाद पढ़ाया था मैंने आपको ब्रिटिश भारत में शिक्षा आयोग या कमीशन वगैरह जो भी आए थे जितने, उन सब के बारे में मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया था और उनके पीवाईक्यू भी मैंने करा दिए थे। ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यू में भाई एक क्वेश्चन आपका उसमें मैंने गलत बता दिया था। एक क्वेश्चन था आपका उसमें सेंट्रल आयोग और आपका हंटर आयोग। ठीक है, तो हंटर आयोग का सन मैंने आपका जो है हंटर आयोग का जो सन है तो हंटर आयोग का रहेगा 1882। 1882 किसका रहेगा? हंटर आयोग का। हंटर आयोग, ठीक है, ये हंटर आयोग का है। इसके अलावा एक मैंने उसमें बताया था सैंडलर आयोग। ठीक है, सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग वैसे तो मैंने उसी वीडियो में सही बता दिया था भाई, फिर आगे चल गए। सैंडलर आयोग जो आया था आपका ये 1917 से लेकर 1919 तक। ठीक है, 1919 इसका ये सन है आपका। ठीक है, तो उसको सही कर लेना एक बार। ठीक है, बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, जबकि उसी के बाद, ठीक है, उसी क्वेश्चन के बाद सैंडलर आयोग या हंटर आयोग के बारे में दोबारा से फिर से मैंने उसमें बता रखा है सन सही करके। ठीक है, उसमें एक बार वहां से जो ना बाई मिस्टेक को गलती से मुंह से निकल गया उसमें भाई। ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। आज हम लोगों को पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्गम। ठीक है, ठीक है, आज जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्गम, उसके बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्गम, इसी के बारे में बात करना है। यानी कि 1947 1947 से पहले के आयोग मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं, उनके पीवाईक्यू भी करा दिए हैं। आज थोड़ा गला खराब है भाई। और आज जो हमको करना है वो आज़ादी के बाद। ठीक है, यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से कमीशन आए शिक्षा को लेकर, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता के समय उच्च शिक्षा की स्थिति 1947 में कैसी थी। ठीक है, तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बहुत कम थी इस समय, क्योंकि अंग्रेजी काल था। अंग्रेजों ने इसमें ज्यादा कोई जो है विशेष योगदान नहीं दिया। शिक्षा तक पहुंच सीमित और असमान थी, यानी कुल मिलाकर सभी की शिक्षा जो है सभी लोगों की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। शोध रिसर्च को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, यानी नई नई खोजों को कोई महत्व इसमें ज्यादा नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए जिसके बाद सबसे पहले देखेंगे हम राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद ही जस्ट एक साल बाद 1948 से 1949, ठीक है, एक आयोग आया जिसे कहा गया राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे भाई। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या रहा। अध्यक्ष की अगर बात करें, राधा कृष्णन आयोग जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1948 में आया ये, 1948-49 में। इसके अलावा अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें इसके, तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यह आयोग गठित किया गया था। उच्च शिक्षा यानी कि जो है अपर शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से ही इसका गठन किया गया। आयोग ने मूल्य शिक्षा और भारत में शिक्षा के भारतीयकरण की सिफारिश की। कहीं की तो मूल्य शिक्षा, तो मूल्य शिक्षा और भारत में शिक्षा के भारतीयकरण, भारत में शिक्षा के भारतीयकरण की सिफारिश इसके द्वारा की गई। इसके अलावा और क्या क्या? राधाकृष्णन आयोग ने मुफ्त और समावेशी शिक्षा, समावेशी मतलब सबको शिक्षा दी जाए। ठीक है, और कैसी दी जाए? मुफ्त दी जाए। ठीक है, फ्री में दी जाए। तो मुफ्त और समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया था। तो इसमें क्या कहा? इसमें आपके महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे मूल्य शिक्षा, भारत में शिक्षा का भारतीयकरण और मुक्त शिक्षा व समावेशी यानी कि सबको शिक्षा दिए जाने का सिद्धांत पर जोर दिया गया। मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी रही? शिक्षक शिक्षिका प्रशिक्षण में सुधार, यानी कुल मिलाकर टीचर को जो है ट्रेनिंग देने की इसमें बात कही गई थी भाई। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए उस शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी ताकि भारत का विकास हो सके। दूसरा, लैंग्वेज की अगर बात करें तो संस्कृत और हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं को शिक्षा में महत्व दिया जाए, यानी कि अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत और हिंदी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ऐसी इन्होंने सिफारिश की थी। विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता की पहचान, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी को कैसा बनाया जाए? आत्मनिर्भर बनाया जाए।
ठीक है। तो इसका सन याद रखना है, तो आपको सन याद रखना है। 1948-49 में आया राधा कृष्णन आयोग। इसके अलावा बात करें सिफारिश क्या की गई इसके द्वारा भाई, तो सिफारिश रहेगी एक तो टीचर को ट्रेनिंग देना, दूसरा भारत में राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए उस शिक्षा को बढ़ावा देना है, और हिंदी और संस्कृत को ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की बात की गई, तथा आत्मनिर्भर विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की भी इसने बात कही थी। इसके बाद देखते हैं भाई नंबर 2 पर आया था इसके बाद मुल्ला आयोग। मुल्ला आयोग कब आया जी, 1953 में, 1953 में मुल्ला आयोग आया। इसके अध्यक्ष थे श्री मोहम्मद मुल्ला। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग ने हिंदी और अन्य भाषाओं को शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया। तो पिछले वाले में संस्कृत और हिंदी पर दिया गया, इसने हिंदी व अन्य भाषाओं पर जो है शिक्षा को शामिल करने के लिए या शिक्षा में शामिल करने के लिए जोर दिया। भारत में विभिन्न भाषाओं में शिक्षा देने के प्रयास को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा इसने कहा। क्या कहा इसने, भाषाओं में शिक्षा, कौन कौन सी भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, हिंदी के साथ साथ अन्य जो भारत की भाषाएं हैं उनमें भी शिक्षा देने पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है भाई, चलिए जी। इसके बाद आगे देखते हैं इसके बाद कौन सा आयोग आया। तो इसके बाद जो आयोग आया वो आया हंसराज आयोग। हंसराज आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये 1961 में आया था। अध्यक्ष इसके हंसराज थे। उद्देश्य क्या था, इस आयोग ने भारतीय शिक्षा को गुणवत्ता और समावेशिता के दृष्टिकोण से पुनः परिभाषित किया। दूसरा, उस शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए यह आयोग बनाया गया था, यानी कि जो हाई लेवल की शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसके मानकों में सुधार करने के लिए ही इसका गठन किया गया था। इसके बाद नंबर 4 में मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कोठारी आयोग। सन याद रखना, 1964 में आया, 66 में रिपोर्ट दी। ठीक है, तो 1964 से 1966 इसका सन आता है। डॉक्टर थे, सॉरी अध्यक्ष कौन थे इसके, तो डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। मुख्य उद्देश्य क्या रहा इसका, यह आयोग भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा निर्धारित करने के लिए गठित किया गया था। किसके लिए, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा निर्देशन करने या दिशा निर्धारित करने के लिए इसको गठित किया गया था। शिक्षा के समग्र और समावेशी विकास पर जोर इसमें दिया गया। समग्र और समावेशी शिक्षा, यानी कि सबको समान शिक्षा दी जाए बिना भेदभाव के। इसके बाद मुख्य सिफारिश क्या क्या रही इसकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया जाए, तो इसने ये सिफारिश की। इसके अलावा मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने की भी सिफारिश इसने की थी। उच्च शिक्षा और शोध में समर्पित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उच्च शिक्षा और शोध में समर्पित प्रयासों की शिक्षा पर आवश्यकता पर इसने बल दिया। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार, यानी कि प्रशासन में भी सुधार किया जाए शिक्षा के लिए एक मजबूत संरचना का निर्माण किया जाए, जैसे BSc ऑफिस वगैरह होता है, ठीक है, या जो आपके जो ना शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी विभाग ऑफिस वगैरह हैं उन सब का भी जो है मजबूती से उसमें भी सुधार किया जाए। मूलभूत शिक्षा के लिए सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। मूलभूत मतलब जो आधार होता है शिक्षा का, जो बेसिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए सभी को, ठीक है, यानी कि फ्री में दी जाए और अनिवार्य दी जाए। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो मौलिक अधिकार है हमारा, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है जी, तो उसके द्वारा इसको जोड़ा गया भाई, मुफ्त शिक्षा 2002 में, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे देखते हैं भाई और क्या है, श्रीनिवासन आयोग 1978। ये भी आयोग हैं जो आज़ादी के बाद के हैं, आज़ादी के बाद के आयोग के बारे में बात कर रहा हूँ भाई आज, ठीक है। श्रीनिवासन आयोग कब आया, 1978 में। 1978 में अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवासन इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य की अगर बात करें तो यह आयोग प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी शिक्षा की बात करता है। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी कि जो सबसे शुरुआत में दिया गया था नहीं आपका राधा कृष्णन आयोग में, उसमें भी टीचरों की ट्रेनिंग की बात की गई थी और इसमें भी टीचरों के ट्रेनिंग की बात की गई है, पर केंद्रित था। कहीं पर केंद्रित था, एक तो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा होती है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। या जो ना कुछ आयोग उसमें जोड़ लेते हैं 1 से लेकर 8 तक भी जोड़ दें प्रारंभिक शिक्षा को, ठीक है। तो केंद्रित रहेगी कहीं पे, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित रहेगी और प्रारंभिक शिक्षा पर। दूसरा, आयोग ने शिक्षकों के कर्तव्यों और उनके वेतन मानकों के बारे में सिफारिश की थी इसमें, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं भाई, तो ये कौन सा आयोग था, श्रीनिवासन आयोग। सन क्या था इसका, 1978। इसके बाद अगला आयोग आया नानावटी आयोग। कब आया भाई, 1991 में आया।
1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो श्री नानावटी इसके अध्यक्ष थे भाई। मुख्य उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, मुख्य उद्देश्य रहेगा इसमें, आयोग ने शिक्षा प्रणाली और शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सिफारिश की थी। आयोग ने क्या किया? शिक्षा प्रणाली और शैक्षिक संस्थानों, जो शिक्षा के संस्थान हैं, उन सबकी गुणवत्ता पर, उनकी क्वालिटी पर, ठीक है, सुधार करने की सिफारिश की। उस शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रमों और शोध कार्यों पर भी जोर दिया गया। नवीन पाठ्यक्रम यानी कि नए नए पाठ्यक्रम जोड़े गए, भारत से संबंधित चीजें इसमें जुड़ी गई, अंग्रेजी शासनकाल से जो चीजें जुड़ी हुई आ रही थी उनको हटाया गया। इसके अलावा शोध कार्य, रिसर्च पर भी जोर देने का इसने सुझाव दिया। इसने कहा रिसर्च भी करना चाहिए, नई नई खोजें भी होनी चाहिए उच्च शिक्षा में, जैसे पीएचडी वगैरह में करते हैं आप लोग। ठीक है, जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप जब पीएचडी करोगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? शोध करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, तो भाई ये था आपका क्या, ये थे आपके आजादी से पहले के कुछ आयोग, ठीक है, शिक्षा से संबंधित, और आजादी के बाद के कुछ शिक्षा से संबंधित आयोग थे। ठीक है, इसके बाद एनईपी करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ना है सारे को, क्योंकि 2020 में आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए जी। तो हमने जो आज पढ़ा है उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा समरी करूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है आज उसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए ये रिवीजन में आपका इसमें करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो उच्च शिक्षा प्रणाली में हमको पढ़ना है आज क्या, हमने पढ़ा है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जो कराया फिलहाल स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है आपका क्या, सबसे पहले पढ़ा है आपका राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग का एक क्वेश्चन याद रखना आपको, 1948 से 1949 यानी कि 1948 से लेकर 1949। बात क्या की इसने, उद्देश्य क्या था इसका, मुफ्त और समावेशी शिक्षा की बात की, मूल्य शिक्षा और भारत में शिक्षा के भारतीयकरण की पर भी इसने जोर दिया। दूसरा, भाषा की बात करूं तो संस्कृत और हिंदी पर ज्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा टीचरों को प्रशिक्षण देने की भी बात इसमें कही गई और विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया। इसके बाद दूसरा आया मुल्ला आयोग 1953 में। मुल्ला आयोग में क्या कहा गया, इसमें हिंदी व अन्य भाषाओं पर जोर दिया गया कि भाई जो ना शिक्षा, उस शिक्षा में हिंदी को शामिल किया जाए, इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद अगला जो आयोग आएगा वो आया आपका कौन सा, कोठारी आयोग। ठीक है, इससे पहले कौन सा था आपका, वो सॉरी मुल्ला आयोग। मुल्ला आयोग के बाद आएगा नंबर 3 पर हंसराज आयोग 1961 में हंसराज आयोग आया भाई। इसने क्या सिफारिश की, इसने कहा गुणवत्ता समावेशित शिक्षा, इसके अलावा मानकों में सुधार के लिए यह आयोग बनाया गया था। कुल मिलाकर सन याद रखना है 1961 हंसराज आयोग का। कोठारी आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 1964 से लेकर 1966 इसका सन माना जाता है। अध्यक्ष थे इसके डीएस कोठारी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा निर्धारित करने के लिए इसको गठित किया गया। समग्र और समावेशी शिक्षा पर इसने जोर दिया था। तो सन याद रखना 1964 से लेकर 1966 किसका, कोठारी आयोग का। एग्जाम में आता रहता है भाई। इसके बाद सिफारिशें क्या की इसने मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने पर बात की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन करने की आपका सुझाव दिया, उच्च शिक्षा और शोध में समर्पित प्रयासों की आवश्यकता और प्रशासनिक सुधार पर भी बल देने को इसने कहा। सबसे बड़ी बात है इसने क्या कहा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट इसने दिया था। इसके बाद श्रीनिवासन आयोग पढ़ा है। श्रीनिवासन आयोग आपका 1978 में आया। अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर श्रीनिवासन। उद्देश्य क्या था, प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण की इसमें बात कही गई, और शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटी क्या होगी, वेतन और मानक के बारे में भी इसमें सिफारिश की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई श्रीनिवासन आयोग। इसने टीचरों की सैलरी और मानक वगैरह के बारे में बात की है, शिक्षकों के क्या कर्तव्य होंगे, प्राइमरी शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में इसने सुझाव दिया है। ठीक है, इसके बाद अगले जो है अगला आयोग आया वो आया नानावटी आयोग। अध्यक्ष श्री नानावटी थे। इसने क्या कहा, शिक्षा प्रणाली और शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार की बात कही गई, और नवीन पाठ्यक्रम यानी कि जो पहले अंग्रेजी शासनकाल से चलते आ रहे थे उनको हटाकर नए पाठ्यक्रम शामिल करने की बात कही, और दूसरा कहा शोध कार्य पर भी ज्यादा जोर दिया जाए विश्वविद्यालयों में। तो ये थे आपके कुछ आपके आजादी से पहले के। इसके बाद आएगा भाई आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी कि 2020। ठीक है, इसको करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज गला भी वैसे भी खराब हो रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने। ठीक है, नमस्कार।
और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें भाई।